सारांश के मंच पर आप सबका वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, याद रखिएगा और हमेशा याद रखिएगा कि एक हैं तो सेफ हैं, और जब तक एक हैं तब तक सेफ हैं। बंटे तो कटे, बंटेंगे तो कटेंगे। जय श्री राम। दोस्तों, आज की यह चर्चा हम कांग्रेस पार्टी, एलओपी तथा डिप्टी एलओपी के विषय में करेंगे, जिसके बारे में काफ़ी दिनों से, बल्कि कुछ वर्षों से देश का मूड कुछ अच्छा नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि लोगों में इस बात की चर्चा है कि इनकी गतिविधियां, इनका बिहेवियर, इनका एक एंडिएवर वो राष्ट्र विरोधी हो रहा है, देश विरोधी हो रहा है। इसलिए इस बात की तजवीज़ आप करें, इसलिए इस केस को मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। 15 जनवरी 2025 को कांग्रेस के नए मुख्यालय में दिए गए अपने भाषण में राहुल गांधी जी ने कहा कि BJP and RSS has captured every single institution of this country. So we are not to fight against BJP and RSS only. Rather, we have a war against Indian state. So please listen it once again. Our war is against Indian state. यानी हमारी यूँ कहें कि उन्होंने भारत गणराज्य के विरुद्ध जंग की घोषणा की। ये बात प्रथम दृष्टया कुछ समझ में नहीं आती, क्योंकि भारत में रहकर के कोई आदमी भारत गणराज्य के विरुद्ध जंग कैसे कर सकता है। यहाँ की सब संस्थाओं के साथ जीता है, MP हैं, आते हैं लोकसभा में, तो संस्था से युद्ध कैसा, इस स्टेट से युद्ध कैसा। लेकिन ओवरऑल ज़रा एक बार हम लोग इनके स्टैट्यूट को देखें ज़रा, तो आपको याद होगा कि संसद का सत्र जब चलता है तो एक्सट्रीम अराजकता की पराकाष्ठा तक जा कर के ये लोग हो हल्ला हंगामा, शोर शराबा, नारेबाजी, तख्तियाँ दिखलाना और वॉकआउट यानी संसद ठप, इनका यही एजेंडा रहता है। उसके बाद ये LOP साहब जाते हैं विदेश, और कई बार जाते हैं, और उसमें लेकिन कुछ लाइनें हैं बिल्कुल फिक्स्ड, वही वो बोलते हैं। वो क्या कि भाजपा और RSS का वर्चस्व काफ़ी बढ़ गया है, नरेंद्र मोदी तानाशाह हो गए हैं, लोकतंत्र सिकुड़ता जा रहा है और मिटने के कगार पर है, अल्पसंख्यक बहुत कष्ट में हैं। इसलिए विश्व की जो लोकतांत्रिक शक्तियां हैं उनका आह्वान किया जाता है कि वो यहाँ हस्तक्षेप करें तथा ताकि लोकतंत्र की बहाली हो सके। ये कहना बाहर में जाकर के और यूरोपीय शक्तियों को का आह्वान करना मध्यस्थता के लिए, कोई भी ऐसा नहीं मिल रहा जो ये इस बात से डिसएग्री करे कि नहीं ये राष्ट्र विरोधी कार्य है। सबकी यही राय है कि ये राष्ट्र विरोधी कार्य है, लेकिन सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं लेती। क्यों? उसके बाद हर सत्र में
कोई न कोई एक नया इशू आता है और हंगामा होता है और संसद ठप कर दी जाती है। इसके बाद ये एक अफवाह शुरू की जाती है, एक नैरेटिव बिल्डअप किया जाता है कि नरेंद्र मोदी तानाशाह बन गए हैं और उनकी तानाशाही से संविधान को ही खतरा है। चुनाव में झूठा प्रचार करके जनता को गुमराह किया गया, ये कह करके कि नरेंद्र मोदी तानाशाह हो गए हैं, अगर इस बार वो प्रधानमंत्री चुने जाते हैं तो वो संविधान जला देंगे और फिर कभी चुनाव नहीं होंगे, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। चुनाव जीतने के लिए एक दूसरे की निंदा करने का अर्थ यह थोड़े ही है, इसकी भी एक मर्यादा होनी चाहिए। एक झूठा नैरेटिव बिल्कुल आप इसके बारे में कैसे कर सकते हैं? अगर तो कोई आदमी ये फिर दूसरी तरफ से प्रचार करने लगे कि एलओपी या विपक्ष के जो लोग हैं, दो चार नेता, ये पागल हो गए हैं, मेंटली डिरेल्ड हो गए हैं, इसलिए जो कुछ बोल रहे हैं सो गलत, ये तो ऐसा तो प्रचार नहीं होता है। लेकिन इन्होंने किया, और सबसे ये कि संविधान को पॉकेट में रख करके दिखा करके, मतलब संविधान को चुनाव जीतने का टूल क्यों बनाया गया, डिवाइस क्यों बनाया गया, ये दिखा करके? क्या संविधान इसी के लिए है? लेकिन इस पर चुनाव आयोग को कोई आपत्ति नहीं, सरकार को भी कोई आपत्ति नहीं। इसके बाद जब प्रॉपरली एलओपी चुने जाते हैं तो भाषण देना शुरू करते हैं कि ये शिव जी हैं, अभय मुद्रा में हैं, डरो मत डराओ मत। डरो मत डराओ मत आपका नैरेटिव है, पूरे शास्त्र में कहीं नहीं लिखा हुआ है डरो मत डराओ मत। सनातन के शास्त्रों को आप क्यों चैलेंज कर रहे हैं? यही गुरु नानक देव भी कहते हैं डरो मत डराओ मत। आप कहते हैं कि ये लोग क्यों कहते हैं, लेकिन आपने शिव जी का उदाहरण लिया, आपने गुरु नानक देव का उदाहरण लिया, आपने जीसस क्राइस्ट का उदाहरण लिया, और कोई नहीं। खैर, लेकिन इसके बाद ये कहने से नहीं चूके कि सभी हिंदू हिंसक होते हैं। क्या मतलब है? और इसको फिर भाषण देते देते घुमा कर ला रहा है कि ये जो अभय मुद्रा है, डरो मत डराओ मत, हमारी पार्टी का भी यही चुनाव चिन्ह है। क्या कहना चाहते हैं कि वो जैसे शिव जी, गुरु नानक देव, ये सब लोग इनके मतलब स्टार प्रचारक हैं पार्टी के, और वो भी लोकसभा में ये क्या मतलब क्या एलओपी बयान दे रहे हैं? व्हाट इज़ द पॉइंट बिहाइंड इट? व्हाट डज ही मीन? इसमें पूरे देश का कहाँ इंटरेस्ट कहाँ छिपा हुआ है? उनकी पार्टी का भी अब चिन्ह जो है सो अभय मुद्रा का है, तो है। पब्लिक डिसाइड करेगी वोटिंग के समय में। बट इस तरह से ये करना, बट सीरियस पॉइंट, झूठे डाटा दे करके इन्होंने सदन को गुमराह करने का प्रयास किया, जिस पर कि सत्ता पक्ष से विरोध भी बताया गया, विरोध का किया गया कि नहीं गलत आंकड़े हैं, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की, वो अपना करते गए। अग्निवीर, शहीद अग्निवीर के परिवार को जो दिया जाता है सहायता राशि, वो 1 करोड़ रुपए की दी जाती है। इन्होंने कहा कि नहीं, कुछ मिला ही नहीं, अग्निवीर योजना ऐसी ही है, सेना में इस तरह की है। मतलब सेना के बीच में चर्चा क्यों संसद में होती खुलेआम? अगर उनको सेंस नहीं है तो उनको सेंस दिलाना होगा ना, कैसे होगा? और उसके बाद इतने एडमेंट हैं अपने कहने पर, अपने गलत बयानी पर भी, कि शाम में एक फिर प्राइवेट वीडियो रिलीज़ करते हैं ये दिखाने के लिए कि शहीद अग्निवीर का परिवार आज भी
इंतज़ार कर रहा किसी तरह की सहायता का, जबकि बावजूद इसके कि हम उससे पूछा गया कि इस देश के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि नहीं ये गलत है, इनको मिला हुआ है, तो वो कह रहा कि नहीं कुछ नहीं मिला हुआ है। ये किस तरह से देश जा रहा है? रक्षा मंत्री कुछ और बोल रहे हैं, एलओपी कुछ और बोल रहे हैं, मीडिया जो है वो कुछ और ला रही है जो परिवार के लोगों को मतलब एक आदमी कोई अपने गलत और सही कहे पर इतना एडमेंट क्यों है, और उसको एडमेंट रहने क्यों दिया जा रहा है? ये थोड़ी सोचने की बात होती है, और जनता इस बात पर रियली सीरियस है। इसके बाद एक दिन ऐसा होता है जिस दिन एक ही साथ 3 फ्रंट पे लोकसभा, राज्यसभा तथा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर संबित पात्रा कहते हैं राहुल गांधी इज ए ट्रेटर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। और बहनों और भाइयों, मैं आपको बताऊं, जैसा संबित पात्रा का कहना है कि ये परिवार, ये पूरी फैमिली ऐसी है कि सत्ता के लिए अगर पूरे देश को भी बेचना पड़े तो ऐसा करने से इन्हें कोई गुरेज नहीं होगा। ये बातें जो कही जाती हैं वो न्यूज़ पोर्टल क्रॉनिकल में किए गए जो खुलासे हैं OCCRP के ज़रिए, उसका पूरा नेक्सस जो बताता है, उसका निष्कर्ष ये है या उसका सारांश ये है कि राहुल गांधी या LOP जो हैं डीप स्टेट और अमेरिकन स्टेट एजेंसीज तथा जॉर्ज सोरोस के पेमेंट पे काम करते, पेरोल पे काम करते हैं, के फंडिंग पर काम करते हैं। OCCRP इनको हमेशा हर सेशन के पहले एक टॉपिक देता है जिसको ये लेकर हंगामा करते हैं, और ये जॉर्ज सोरोस के लिए खुल्लम खुल्ला काम कर रहे हैं। ये बात भाजपा अपने आरोप में डॉक्यूमेंट्स के साथ कहती है। अलावा इसके एक बात यह भी प्रमाणित किया जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स एशिया पैसिफिक, इसमें को प्रेसिडेंट हैं श्रीमती सोनिया गांधी, और ये जो संस्था है पूरी तरह से ओन्ड है जॉर्ज सोरोस का। और इसके 2 ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट्स हैं इसके साथ। पहला ये कि ये कश्मीर को अस्वतंत्र राष्ट्र मानता है तथा भारत के विकास की दर को कम करना इस फोरम का प्रमुख कार्य है, और सोनिया गांधी इसमें को प्रेसिडेंट हैं। दोस्तों, इसके अलावा बांग्लादेश के से प्रकाशित होने वाली पत्रिका ब्लिट्ज में खोजी पत्रकार एक शोएब चौधरी, वो सीरियली मतलब 2-3 अंकों में जो उन्होंने खुलासा किया है वो पूरे परिवार के बारे में किया, और श्रीमती सोनिया गांधी के बचपन से लेकर के, उनके पिताजी के समय से लेकर के और आज तक की बात कही है। इसमें उन्होंने खुलासे में जो कुछ और सारी बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल बातें हैं, लेकिन उस सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल बात जो उसमें कहा गया है वो ये कि श्रीमती सोनिया गांधी ISI की एजेंट हैं, और इसको किसी ने सक्सेसफुली प्लांट किया राजीव गांधी जी से इनकी शादी करा करके। उनका नाम मुझे नहीं याद है अभी, लेकिन वो शोएब चौधरी कहते हैं कि इधर इनकी शादी होती है और उधर उस आदमी को प्रेसिडेंट ऑनर अवार्ड मिलता है, और वो आदमी ISI का ये है।
शोएब चौधरी ये भी बताते हैं अपने रिपोर्ट में कि ये जब आती हैं वहाँ काम करने के लिए, कैम्ब्रिज में काम करते रहती हैं, तो ISI से मिलाने वाला कौन आदमी है उसका भी नाम उन्होंने दिया है। लेकिन मज़े की बात है कि इसका किसी तरह का कोई खंडन ना तो पार्टी करती है और ना ही परिवार करता है, कोई खंडन इसका नहीं किया जाता है। अब यहाँ पर सवाल एक ये उठता है कि जो ये संविधान पॉकेट में लेकर के घूमते चल रहे हैं, ये कौन सा संविधान है, किस तरह का संविधान है, कौन सा संविधान? वो संविधान जिसमें भीमराव अंबेडकर ने डिनाई कर दिया था सेकुलर वर्ड लाने के लिए, लेकिन इसके बावजूद नेहरू ज़बरदस्ती इस राष्ट्र को पंथ निरपेक्ष बनाए रखे। वो संविधान, या वो संविधान जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा करके पूरा का पूरा संविधान बदल दिया था, वो संविधान लेकर घूमते हैं ये लोग। या वो संविधान जिसको बिना एडिट किए हुए, जिसमें कोई अमेंडमेंट करने का ज़रूरत नहीं समझी श्रीमती सोनिया गांधी, उन्होंने उसे किनारे रख दिया और अपना मनमाना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, और उस काउंसिल के चीफ सुपर PM और उस पोस्ट पर खुद बैठ गई। अब हम लोग ये सवाल ये है कि LOP साहब ये बताएंगे कि ये कौन सा संविधान लेकर पॉकेट में घूम रहे हैं, या पॉकेट में लेकर घूमने का उनका कहीं ये संदेश देना भी तो है कि बस इतना भर आपका संविधान बचा हुआ है, मैं जब आऊँगा तो ये खत्म। ये भी हो सकता है संविधान लेकर घूमने का, और वो अपने उस संविधान को बचा रहे हैं जो श्रीमती सोनिया गांधी ने का संविधान था। और इधर हाल फिलहाल में जो कल मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया कि जो डिप्टी LOP हैं वो, उनकी पत्नी इंग्लैंड की हैं, 5 या 6 साल हुए, लेकिन उन्होंने अभी तक नागरिकता भारत की नहीं प्राप्त की हैं, नहीं लेना चाहिए। और वो अधिकृत ये है इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ ISI तथा वहाँ के जो प्लानिंग कमीशन के चीफ हैं उनके साथ काम करती रही थी। इस मैटर को उठाया था हेमंता विश्व शर्मा ने, और कल भाजपा की ओर से प्रेस रिलीज में ये बताया गया। दोस्तों, इस पूरी बात को अगर एक साथ सोच करके देखें तो क्या आपको समझ में आती है ये बात कि नाउ वी हैव ए वॉर अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। ये कहीं उसी की तो तैयारी नहीं है जो कि अब तक अमेरिकन डीप स्टेट द्वारा फंडेड होता रहा, इसका पोषण होता रहा, इसकी गतिविधि उनके द्वारा रेगुलेट की जाती रही हो, और ISI से इस तरह का कॉम्बिनेशन, तो क्या वो स्टेट के खिलाफ जो वॉर डिक्लेयर किया गया था वो सही था? सही लगता है? तो ये अगर मामला इतना गंभीर है, इतने गंभीर मामले पर आखिर सरकार क्या कर रही है? सरकार चुप क्यों है? और अगर चुप नहीं है तो कुछ कर रही है, तो फिर देश की जनता को भी तो कुछ विश्वास में लेना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि LOP साहब की नागरिकता क्या है, इसके बारे में सरकार ने अभी तक अपना कुछ भी अपनी राय नहीं दी। उच्च न्यायालय के मांगने के बावजूद भी इस पर कुछ नहीं किया गया। तो ये क्या है? ये इंडियन है, ब्रिटिश सिटीजन है, द होल स्टोरी से जनता पूरी तरह त्रस्त है, परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है। पता नहीं क्या कर रही है सरकार और क्या कर रहे हैं ये लोग, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर
मेरा मकसद था तथ्यों को आपके सामने रखना। दुष्यंत चौधरी की वो बहुत मशहूर बात तो आपको याद होगी, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी चाहत है कि सूरत बदलनी चाहिए। इससे कुछ देश का स्वरूप जो है उस पर असर पड़ना चाहिए। फिर भी किसी की भावना यदि उसको ठेस पहुंची हो तो मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं और क्षमा मांगता हूं। बाकी सभी दोस्तों का जो यहाँ तक हमारा साथ दिए उनके लिए आभार। निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें तथा वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।